हरे कृष्ण। सो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे। तो सभी छुट्टी भी था कल के दिन क्लास में होता, संडे भी था। और हमने बहुत सारे इधर फंक्शन किए ना, बच्चे लोग। कल स्पोर्ट्स डे था, तो बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिए। बहुत लोगों ने जीता, प्राइज जीता, मेडल जीता। तो एक छुट्टी के दिन के बाद आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेमिनी एंड मरकरी। तो प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आज का क्लास है वो है हमारे जेमिनी राशि और मरकरी। जेमिनी को हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं और मरकरी को बुध ग्रह बोलते हैं। तो जैसे बुध नाम से ही पता चलता है वो भगवान बुद्ध के अवतार है। तो जो भगवान बुद्ध जो थे वो एक राजा के घर में पैदा हुए थे। तो पहले ज़माने में ये रिवाज था कि जब भी किसी का जन्म होता था तो वो एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में देख के कुछ बताते थे। तो जब भगवान बुद्ध जन्म हुए थे तो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने बताया कि ये बालक आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, दुनिया को मोक्ष के रास्ते पे ले जाएगा। तो जब ये बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक राजा और जो पिता जो राजा है वो जब ये बात सुनता है तो उसकी एक राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कोई अगला उत्तराधिकारी देके जाए। अगर उनका पुत्र सन्यासी बन जाएगा तो फिर राजा के गद्दी पे बैठेगा कौन, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सन्यासी हर वो उपाय किया जिससे वो सन्यासी ना बने। उन्होंने क्या किया, अपने जो राज्य की जो सीमा थी उसके चारों तरफ बहुत ऊंचा ऊंचा बाउंड्री वाला बना दिया। और उसके बाहर कभी भी गौतम बुद्ध को, जो सिद्धार्थ थे, उनको उस बाउंड्री वाल के बाहर नहीं जाने दिया। क्योंकि जब वो दुनिया की समस्या को देखेगा, जब दुनिया के प्रॉब्लम को देखेगा तो हो सकता है उसका मन दुनिया से हट जाए और वो फिर संन्यास की तरफ, मोक्ष की तरफ खोजने की कोशिश करे। तो उनके राज्य के सीमा के अंदर कोई भी आदमी, जो भी आदमी, बूढ़ा आदमी हो या बीमार आदमी हो, ऐसे कोई भी आदमी नहीं रहते थे। हर आदमी सुविधा में लिप्त रहता था। तो बहुत अच्छे आदमी जो अच्छे कंडीशन में, जो भी बीमार पड़ा उसको फिर सीमा के बाहर। तो ऐसे करके 29 साल हो गए। गौतम बुद्ध को लगता था यही दुनिया है जो इस सीमा के अंदर है, यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं, सब लोग सुख सुविधा में हैं। एक बार क्या हुआ, वो गलती से सीमा रेखा के बाहर चले गए। उनके जो रथ चालक थे वो लेके उनके बाहर चले गए। जब वो बाहर गए तो उन्होंने बहुत अलग ही दुनिया देखा। आज तक जो दुनिया देखा तो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट। उन्होंने 4 तरह के लोगों को देखा। उन्होंने एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो वो मतलब कि 29 साल की उम्र में आप पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हो, ऐसा समझ। क्योंकि वो जब शुरू से लेकर आज तक सिर्फ जवान व्यक्ति को देखे थे, बच्चे बूढ़े को नहीं देखे थे। तो उनको अजीब हुआ कि अरे मतलब कि आदमी लोग बूढ़े भी होते हैं। फिर आगे गए, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो ऐसे पलंग पे लेटे हुए है, उसका बीमारी है बहुत, न चल पा रहा है, न ठीक से बोल पा रहा है। सब लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं। फिर कुछ देर आगे गए तो उन्होंने देखा
मरे हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने आज तक यही देखा था कि लोगों का जन्म हो रहा है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने देखा कि लोग मर भी रहे हैं। उनको 4 लोग ऐसे कंधे पे टांग के श्मशान भूमि ले जा रहे हैं। और फिर चौथा उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो इन सब चीज़ों से एकदम अलग, एकदम भिन्न ना, किसी भी इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से एकदम अलग, दुनिया के कार्यकलापों में उनका मन नहीं लगा हुआ। तो जब इस सन्यासी को देखा बुद्ध ने तो उनका मन बहुत अट्रैक्ट हुआ कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इस स्टेज पे आना चाहता हूँ। तो उसी रात उन्होंने राजमहल को त्याग किया और निकल गए बाहर, अपने राजा की नगरी से बाहर निकल गए। तो ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, 29 ईयर के अवस्था में उन्होंने राज्य को छोड़ के निकल गया। इसीलिए और उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर गए। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत किया एक्चुअली, बहुत, लगभग अगले 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को बहुत टॉर्चर किया, एक्सट्रीम कंडीशन। दैट्स वाई आप देखोगे बौद्ध धर्म में लोग एक्सट्रीम, जो धर्म है बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड वाले धर्म है ना, वो लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। मतलब कि वो हरे कृष्णा डिवोटी की तरह नहीं कि हर दिन अच्छा खाना भी खा रहे, नाच रहे, डांस करे, ऐसा नहीं। तो जब इसीलिए आप देखोगे जब भी मरकरी की दशा आएगी तो पहले 6 साल तक मरकरी आपको बहुत एक्सट्रीम ले जाती है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन देती है आपके लाइफ में। फिर गौतम बुद्ध ने देखा कि उनके 5 फॉलोवर थे, उनके साथ थे। फिर गौतम बुद्ध ने देखा कि मेरे इस एक्सट्रीम फॉलोइंग के कारण कोई मेरे से आके जुड़ता नहीं, मतलब कि कोई भी उस तरह का प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। तो ही थॉट, उनको लगा कि हमें कुछ बैलेंस अप्रोच देना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड लोग किए और आके लोगों के साथ समाज में रहने लगे। ये देख के उनके शिष्य लोग सोचे कि इनका फॉल डाउन हो गया, ये जो सन्यासी थे ये पतित हो चुके हैं, अभी गिर चुके हैं। तो वो लोग भी छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोगों ने उनके सिंसियरिटी को देखा, उनको ज्वाइन किया, और ऐसे करके बौद्ध धर्म चालू हो गया पूरे संसार में। तो इसलिए जब भी मरकरी का दशा आएगा आपके लाइफ में, फर्स्ट 6 इयर्स, पहला जो 6 साल होगा वो आपके लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लाएगा, मतलब कि आपको बहुत हार्ड वर्क कराएगा। अगर आप फर्स्ट 6 इयर्स जो मरकरी की दशा में आप हार्ड वर्क करेंगे तो आगे का जो साल होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आप फर्स्ट 6 इयर्स वो बलिदान, वो कुर्बानी, वो सैक्रिफाइस करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, तो फिर आगे की जो दशा होगी मरकरी की वो बहुत खराब होती है। तो इसलिए लोग गौतम बुद्ध की लाइफ से जो फर्स्ट 6 इयर्स उन्होंने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे झेले थे। आप देखोगे किसी भी चार्ट में मरकरी द एक्टिवेशन इज ऑफ मरकरी 29 इयर्स, 29 साल में है ना। इसे देखोगे लोग का जब मरकरी एक्टिवेट होता है तो अपने घर, नौकरी के लिए घर छोड़ के बाहर जाके रहते हैं, है ना। उनके घर पे सब सुख सुविधा होती है लेकिन बाहर जाना पड़ता है ना। अगर वो बाहर जाते हैं, वो 6 साल तक बहुत अच्छा मेहनत करते हैं तो फिर आगे का जीवन उनका बहुत अच्छा होता है ना उनका। लेकिन अगर कोई बहुत ये है कि वो 6 साल भी कष्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनको जीवन भर या फिर आगे जो भी मरकरी का दशा है उसमें उनको फिर हर दिन घिस पीट के कुछ ना कुछ झक मार के करना पड़ता है। तो मरकरी जिस भी हाउस में रहेगा, जिस भी हाउस, जो भी घर में आपके मरकरी है, 29 इयर्स में वो एक्टिवेट हो जाता है और उस घर में आपको मरकरी बहुत हार्ड वर्क कराता है 6 साल तक। नहीं, मरकरी का एक्टिवेशन इज 29। हर ग्रह का कुछ अपना एक्टिवेशन एज होता है कि उतने सालों के बाद वो ग्रह मैच्योर होता है। तो मरकरी का जो है वो 29 ईयर्स है।
इसी तरह हर ग्रह ग्रह का है, मतलब एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हर ग्रह का अपना अपना एज होता है। जैसे मार्स है, मार्स फाइटिंग का है, करेज का है, तो बच्चे से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ एज बाद ही वो मैच्योर होगा। इस तरह जुपिटर है, जुपिटर विजडम का कारक है, तो विजडम कोई विजडम के साथ पैदा नहीं होता, जब उसको लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, धक्के लगते हैं। तो एक आपके लाइफ को हर ग्रह एक तरीके से ले जाते हैं ऊपर की तरफ, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आपके साथ एक्टिवेट होते हैं। अब जब भी एक्टिवेट होगा जो भी ग्रह, उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी। तो ये स्टोरी है मरकरी का गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इसीलिए मरकरी का भी वैसा बिहेवियर होता है कि 29 ईयर्स के बाद आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हार्ड वर्क करो। आप अगर करोगे तो आपके लिए आगे का साल बहुत अच्छा जाएगा, नहीं करोगे तो फिर आगे का साल बहुत हार्ड वर्क होता है। मतलब जन्म से 20 हाँ, जब जन्म हुआ उसके बाद से 29 ईयर्स, 29 या फिर जब मरकरी की दशा आती है। आपको दशा सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़े होंगे, लेकिन तो भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ दशा सिस्टम। जब आपका जन्म होता है जन्म का एक नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र जिसको बोलते हैं, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है ना। तो उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जैसे मान लीजिए इसका स्वामी हो गया केतु, मान लीजिए, तो केतु की दशा सबसे पहले चालू होती है। अब ये दशा क्या है, आपके जन्म से मृत्यु तक या मृत्यु के बाद भी, मतलब कि आपका जब जन्म होता है उस समय के बाद हर ग्रह का कुछ पीरियड होता है, ऐसा समझिए, अपना अपना पीरियड होता है कि इस समय से इतना समय तक ये ग्रह का पीरियड है, इसके बाद इतना समय तक इस ग्रह का पीरियड है, वो फिक्स होता है। हर ग्रह का कितने देर का पीरियड है वो फिक्स होता है। जैसे कभी हमारा क्लास होता है ना, जैसे इंग्लिश का क्लास ना सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा, फिर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैथ्स का क्लास होगा, 10:30 से लेकर 12 बजे तक छुट्टी होगा, 12 से 1 बजे तक फिर दूसरा क्लास होगा। तो ऐसे ही ग्रह का सब सपोज करिए अपना अपना क्लास होता है, अपना अपना पीरियड होता है। उस पीरियड में ये ग्रह अपने तरीके से चलाते हैं, हर टीचर अपने तरीके से क्लास चलाता है, तो उनका जो तरीका है, उनका जो नेचर है, वो जो रिजल्ट देना चाहते हैं, वो जो जहाँ पे आपके चार्ट में जहाँ पे बैठे हैं उसके अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले जो स्वामी होता है उनका दशा चलता है, और उसके बाद सब फिक्स रहता है कि इसका क्या क्या दशा चलेगा। तो सबसे पहले ऐसे ना ये नोट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, सन, उसके बाद मून का दशा चलता है, उसके बाद मार्स का दशा चलता है, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु और वेनस। यह हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका दशा, इनका जो पीरियड होता है वो भी फिक्स होता है, ये भी आप लिख सकते हैं 6 7 10 6 10 और 7 9 10।
16, 17, 19, 17, 20। तो जब भी इनकी दशा आती है ये ग्रह शक्ति, सन का जब भी दशा आएगा तो वो 6 साल तक चलेगा, मून का आएगा तो वो 10 साल तक चलेगा। ऐसे देखोगे तो ये टोटल जोड़ोगे तो हो जाता है 120 साल। 120 साल की जो दशा होती है उसको बोलते हैं विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। विंशोत्तरी संस्कृत नाम है एक्चुअली। विंशोत्तरी मतलब 120, ये टोटल जोड़ोगे तो आप 120 आएगा, इसलिए इसको विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। पराशर मुनि के अनुसार कलयुग में जो ये दशा है ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि कलयुग में लोगों का ऐसा मानते हैं कि 120 साल अधिक से अधिक उम्र होता है। ऐसे बहुत सारे दशा होते हैं, कालचक्र दशा, योगिनी दशा और ऐसे महादशा, ऐसे बहुत सारे दशा होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग फर्स्ट जो प्रैक्टिस में लाते हैं वो है ये विंशोत्तरी दशा। 120 साल साइकिल का जो दशा होता है वो होता है। तो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसका जो स्वामी होता है उसका सबसे पहला दशा चालू होता है। मान लीजिए जन्म नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो सबसे पहला जो आपके लाइफ में जो दशा चालू हुआ केतु का, केतु के दशा के बाद फिर वेनस का चालू हुआ, वेनस के बाद सन का, मून का, मार्स का, उसके बाद राहु का, जुपिटर का, सैटर्न का, मर्करी का। तो जो भी नक्षत्र है उसका स्वामी का दशा चालू होगा, उसके बाद से सीरियली फिर वो चलते रहेगा। तो ऐसे चालू होता है। तो इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो। मान लीजिए एक जस्ट मैं एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो सॉल्व करके करने में बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए चंद्रमा जो था पुष्य नक्षत्र में था, ठीक है। अब पुष्य नक्षत्र होता है शनि का, ठीक। और शनि में मान लीजिए वो पुष्य नक्षत्र में एक नक्षत्र कितना होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में मान लीजिए ये 3 डिग्री 20 मिनट्स पार कर चुके हैं, तो बाकी कितना रहेगा 10 डिग्री के आसपास बाकी रहेगा। तो जो पहला जो सैटर्न का जो दशा चालू होगा वो रहेगा 10/13 डिग्री 20 मिनट इंटू सैटर्न का कितना है 19 साल का है ना, 19। तो जितना बाकी है कवर करना उसका फ्रैक्शन 13 से करेंगे, तो क्योंकि उतना ही साल का वो दशा होगा, क्योंकि उतना साल वो पार कर चुका है। 3 डिग्री 20 मिनट वो शनि ऑलरेडी उस नक्षत्र में पार कर चुका है, तो इसीलिए उसका उतना साल का दशा ऑलरेडी पार हो चुका है। जो बचा है उसको फ्रैक्शन में लेके और जो दशा पीरियड होता है उससे गुना करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतना साल का पहला दशा होगा शनि का। उसके बाद से जो मरकरी का होगा 17 साल का होगा, केतु का होगा 7 साल का होगा। तो ऐसे कर करके दशा चलते जाता है। और ये कब से चालू होगा, जब आपका जन्म हुआ उस समय से कैलकुलेशन चालू होता है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर है हमारा जगन्नाथ वाला, उसमें ये दिखाता हूँ, ये हम कैसे देखते हैं। तो आप जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल दिए रहते हैं। अब देखो लगना, सन, मून, सबका डिग्री दिया रहता है, लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री पे है, कौन से राशि में है, और यहाँ पे देखिए नक्षत्र दिया रहता है, ठीक। तो इनका देखिए ये जो मून है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मून, ये देखिए यहाँ पे मून कौन से है, आद्रा नक्षत्र में, और उसके दूसरे पद में है ना 13 डिग्री के आसपास। अब इनका दशा देखिए, दशा देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ऊपर बहुत सारे टैब बने होते हैं ना, चक्राज, बेसिक्स, स्ट्रेंथ, उसके बाद दशा। तो जब दशा में आते हैं यहाँ पे देखिए ये विंशोत्तरी दशा ऊपर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले किसका है, राहु का है, उसके बाद जुपिटर का है। यानी कि जब उसके जन्म हुआ था, जो आद्रा नक्षत्र है, आद्रा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, तो इसलिए राहु से सबसे पहले चालू है। राहु के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वेनस, सन, मून, मार्स। ये टोटल 120 साल का साइकिल होता है।
तो इसको जो बोलते हैं, इन सब का जो पीरियड चलता है राहु जुपिटर सैटर्न, इसको बोलते हैं महादशा। अब महादशा के अंदर जाएगा तो उसके अंदर आता है अंतरदशा। अब देखिए ये राहु है, राहु का पीरियड देखिए 1987 से 2005 तक के समय में राहु पीरियड चलेगा। तो इस पर अगर क्लिक करेगा तो देखिए राहु महादशा इतना साल से, इसके साल के अंदर फिर से सबका अंतरदशा चलता है उसी क्रम में, जिस क्रम में वो जो लिखे थे शुरू में सभी नक्षत्रों का। तो राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी केतु। तो जो राहु का जो दशा चलता है, मान लीजिए वो 18 साल का चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 साल का दशा है। तो इस 18 साल के अंदर अभी मान लीजिए इसका कैलकुलेशन भी होता है। एक्चुअली ये सब कैलकुलेशन जानने का जरूरत नहीं, कि रेडीमेड आता है। जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो राहु का मान लीजिए 18 साल का आता है, ठीक है। 18 गुने ऐसे नहीं। तो इस अब मान लीजिए जुपिटर का निकालना है, जुपिटर कितने साल तक रहेगा। तो जुपिटर देखिए टोटल होता है जुपिटर का 16 साल का, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, 16 गुने, अब ये टोटल होता है 18। जस्ट 1 मिनट। तो 16 गुने 16/18 ऐसे करेंगे। तो ये जितना आएगा उतने सालों तक इसका पीरियड चलेगा, ऐसे करके। उसी तरह जो भी ग्रह का जितना होता है उसमें उसका फ्रैक्शन लेंगे, 18 साल में उसका कितना फ्रैक्शन होता है और उतना ईयर से गुना करेंगे। तो जो भी आएगा उतना साल तक उसका, उतना समय तक उसका अंतरदशा चलता है। तो खैर ये सब कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ रहता है, आजकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस अंतरदशा के अंदर आप जाओगे तो इसके अंतरदशा के अंदर देखो, जैसे सैटर्न है उस पर क्लिक किया, प्रत्यंतर दशा आती है। हर एक अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आती है, ठीक उसी तरह। और इसका भी कैलकुलेशन उसी तरह होता है, फ्रैक्शन में लेके। इतना साल तक का अंतरदशा है, तो उसको फ्रैक्शन में करेंगे, हर प्लैनेट को उसी अनुपात में मिलता है। प्रत्यंतर दशा के अंदर जाएंगे आप तो इसके अंदर आपको सूक्ष्म अंतरदशा मिलेगा, या सिर्फ इसको सूक्ष्म दशा भी बोलते हैं। इसके अंदर भी जाएंगे तो आपके प्राण अंतरदशा मिलते हैं। तो ऐसे कर कर के आप एग्जैक्ट टाइमिंग तक जा सकते हैं। हमको इस टाइम में किसका महादशा चल रहा था, किसका अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर दशा, किसका सूक्ष्म दशा, ऐसे देख सकते हैं। तो ये दशा का क्या यूज होता है, जब हम किसी चीज़ को टाइमिंग निकालना होता है कि ये चीज़ कब होगा। मान लीजिए कोई बोल सकता है कि शादी कब होगा, तो शादी का जो स्वामी है, जैसे ये इसका दूसरा राशि है शादी वाले घर में, इसका स्वामी टॉरस का स्वामी होता है वेनस। तो हो सकता है वेनस के महादशा में उसका शादी, ठीक। वेनस के महादशा में कब होगा, यहाँ पे फिर कोई प्लैनेट होगा, उसका प्लैनेट का अंतरदशा देखेंगे। तो वो जो प्लैनेट इन्वॉल्व है उस घर से, वो प्लैनेट के इसमें वो शादी होने का बहुत चांस है। या बच्चा कब होगा, बच्चा ये देखते हैं, 5वें घर से देखते हैं। तो इस तरह दशा सिस्टम का यूज जो होता है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट करने में, या ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये सब चीज़ का टाइमिंग निकालने में ये चीज़ का यूज होता है। खैर ये टॉपिक नहीं था, जस्ट आया था तो मैं सोचा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप डिटेल में चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं बुक में, क्योंकि हर चीज़ क्लास में कवर करना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ें ध्यान देते हैं गाड़ी चलाने का ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, कैसे मोड़ना है, कैसे बचाना है, बैलेंस कैसे करना है, वो सब चीज़ सीखते हैं। अभी हम उसका हर डिटेल नहीं सीखते ना, इंजन कैसे काम करता है, इंजन में क्या क्या चीज़ लगता है, ये चीज़ हो गया तो क्या करना है, उसका ना पानी डालना पड़ता है या कूलेंट डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सब चीज़ भी जानना अच्छा है, लेकिन सब अगर हम ड्राइविंग
अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि हम चलाना सीखें पहले ना, पहले गाड़ी रोड को उतारना चलाना सीखें। धीरे धीरे वो डिटेल भी सीखते रहेंगे, लेकिन अगर पहले ही सोचेंगे कि हम पहले नहीं पूरा गाड़ी का मैकेनिक बन जाएगा उसके बाद ड्राइविंग सीखेंगे, तो फिर मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते हम बहुत साल निकल जाएगा, है ना। तो पहले ऐसे ही इसको यूज करना सीखिए, कैसे दशा सिस्टम को यूज करते हैं, क्या करते हैं। धीरे धीरे ये कैसे काम करता है आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही बहुत कुछ सीखने में आएगा। और मरकरी जो बौद्ध धर्म है, आप देखोगे बौद्ध धर्म बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होती है। आप देखोगे उनका जो बहुत एक्सट्रीम्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉलो करने के लिए। वो लोग डेड बॉडी को सामने रख के उस पर मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसीलिए जो मरकरी भी है ना, मरकरी भी आप उसको फॉलो करो तो मरकरी भी आपको बहुत सेल्फ रियलाइजेशन देता है। अगर किसी के चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा है तो वो इस मेटलिस्टिक चीज़ों में नहीं फंसता है ना, वो सेल्फ सेंटर नहीं होता है, वो बहुत बड़ा सोचता है ना, इस सबके अच्छाई के लिए सोचता है। लेकिन अगर मरकरी डेबिलिटेड है, किसी के चार्ट में कमज़ोर है, तो वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहेगा। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे बोलते हैं ना कि ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो इतना सेल्फ सेंटर होगा कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। क्योंकि मरकरी का जो जन्म हुआ था वो भी उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जन्म हुआ था। तो मरकरी की जो माँ थी वो थी तारा। तो तारा जो थी वो बृहस्पति की पत्नी है। तो जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा बहुत ही सुंदर है। चंद्रमा की सुंदरता बहुत, जितने भी देवता उसमें चंद्रमा की सुंदरता सबसे अव्वल है। तो तारा को चंद्रमा के प्रति बहुत आकर्षण हुआ था, वो बहुत आकर्षित थे उसका रूप, यौवन, ये सब देख के। तो जो तारा थी वो चंद्रमा के घर चली गई, भाग के बृहस्पति को छोड़ के चंद्रमा के साथ चली गई। तो जब वो चंद्रमा के साथ रहने लगे, ऐसे कुछ दिन बीता, तो फिर बृहस्पति को पता चला तारा तो है नहीं। तो उनको पता चला ये चंद्रमा के साथ गए हुए, तो वो गए तारा को बुलाने। तो जब बुलाने गए तारा को, तो चंद्रमा बोलता है कि मैंने तो इसको लाया नहीं, मैं क्यों बोले इसको जाने के लिए है। ये अपनी स्वेच्छा से आई थी, अपनी स्वेच्छा से जाएगी, मैं रोका हुआ नहीं हूँ। तो ये सुनकर बृहस्पति को बहुत ही गुस्सा आया। वो गुस्से में स्वर्गलोक को छोड़ के चले गए। अब बृहस्पति जो ग्रह है वो बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही शुभ फल देने वाले ग्रह है। इसलिए जब बृहस्पति देखोगे, जब बृहस्पति अच्छा होता है तो दुनिया में बहुत अच्छे चीज होते हैं। और बृहस्पति जब डेबिलिटेड हो जाता है तो फिर दुनिया में बहुत खराब चीज़ें होती हैं। तो बृहस्पति है वो कैप्रिकॉर्न राशि में जाके डेबिलिटेड हो जाती है। तो जब बृहस्पति कैप्रिकॉर्न राशि में पिछले साल गई थी, उसी समय से कोरोना का कहर बहुत चालू हुआ था। क्योंकि बृहस्पति जो सबका अच्छा ही करने वाला ग्रह है, जो सबको अच्छा फल देने वाला है, वो खुद ही कमज़ोर हो गया है। और जो शनि है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि शनि कैप्रिकॉर्न राशि में बहुत स्ट्रांग होता है। और शनि को क्रूर ग्रह माना गया। तो क्रूर ग्रह बहुत स्ट्रांग हो गया है, सौम्य ग्रह बहुत कमज़ोर हो गया है। इसलिए जब भी ऐसा होता है तो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा घटनाएं होती है, जैसे बहुत बड़ा सुनामी आने या फिर बहुत भूकंप आना, मास में लोगों का हानि होना, ऐसे चीज़ें बहुत होती हैं। तो खैर जब बृहस्पति स्वर्गलोक छोड़ के चले गए तो स्वर्ग की जो धन संपदा और जो भी ऐसो आराम जो था वो सब छीन होने लगा। तब देवताओं को समझ में आया कि बृहस्पति गुरु तो चले गए यहाँ से, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो देवताओं ने को पता चला कि ऐसा चीज़ हुआ है। तो वो सब मिलके चंद्रमा के पास गए कि भाई ऐसा ये सब हट छोड़ दो और तारा को लौटा दो, क्योंकि उनके नहीं होने से, बृहस्पति के नहीं होने से हमारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा सारा जो स्वर्ग का सुख है, जो भोग है, वो सब नहीं मिल रहा। तो चंद्रमा ने बोला ठीक है,
जब आई तो तारा गर्भवती थी। तो बृहस्पति ने तारा से पूछा कि ये किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में। अब तारा कुछ नहीं बोल रही थी। बृहस्पति बार बार पूछ रहे थे किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। वो कुछ बोल ही नहीं रही सन के मारे। तो जो मरकरी है वो भी पेट से पूछ रहा है, माँ बताओ मैं किसका बच्चा हूँ माँ बताओ मैं किसका बच्चा हूँ। इसलिए मरकरी जो है, मरकरी बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड है। मरकरी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। मतलब कि देखो बच्चा पेट में तभी वो कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मैं किसका बच्चा हूँ बताओ, ऐसे करके। और तारा कुछ बोल नहीं रही। तो जब मरकरी का जन्म हुआ तो वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जन्म हुआ। उसको एक्चुअली वो चंद्रमा का बच्चा है। तो उसको बृहस्पति ने त्याग दिया कि तुम किसी दूसरे का बच्चा हो, मैं तुम्हें क्यों रखूं, ऐसे करके उसको छोड़ दिया। तो उसको बहुत बुरा लगा। इसलिए मरकरी और जुपिटर के बीच में उतना बनता नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ दिया ना जुपिटर ने। तो आगे बहुत स्टोरी है। फिर मरकरी ने आगे जाके बहुत सारे तपस्या की। तो जो मरकरी है वो क्या है, चंद्रमा का इलिजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब कि अवैध बच्चा है। तो जहां भी कोई अवैध बच्चे हैं उसके चार्ट में आप देखोगे मून और मरकरी दोनों इन्वॉल्व होगा। मून और मरकरी एक साथ हो गया है, मून और मरकरी के बीच में कुछ रिलेशन है, कुछ ऐसा है, तो उसका जो बच्चा होगा वो इलिजिटिमेट चाइल्ड होगा, या फिर कुछ ना कुछ अवैध रूप से वो बच्चा पैदा हुआ है। और जब इस तरह मरकरी छोड़ के चला जाता है तो जुपिटर उसको, मरकरी को कर्स भी कर देता है कि जाओ तुम यूनक बन जाओगे। तो मरकरी यूनक भी है। तो बहुत सारे जो भी यूनक होते हैं उनके चार्ट में देखोगे मरकरी बहुत उनके लग्न में होगा या लग्न डिग्री के बहुत क्लोज होगा। यूनक मतलब जो बीच के जेंडर के होते हैं, ना लड़का होते हैं ना लड़की होते हैं, ऐसे। जैसे महाभारत में बोला जाता है ऐसे शिखंडी या ऐसे लोग। मरकरी जो है एक बच्चे की तरह है। मरकरी बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मरकरी वो बच्चा है एक्चुअली। तो आप देखोगे मरकरी जब भी आपके चौथे घर में हो, मरकरी जब भी आपके चौथे घर में हो या चौथे घर का जो स्वामी है उसके साथ हो या चौथे घर से रिलेशन रखता हो, तो आपके घर के बगल में प्लेग्राउंड होगा जहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, या ऐसा कुछ पार्क ग्राउंड जहाँ पे छोटे बच्चे आके हर दिन खेलते होंगे। क्योंकि मरकरी बहुत स्मॉल चाइल्ड, मरकरी रिप्रेजेंट स्मॉल चाइल्ड। जो भी बच्चे हैं आपके घर में वो मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। हर ग्रह जैसे कारक होता है किसी रिलेशन का, बच्चे का कारक मरकरी होता है। चौथा घर तो मदर का है। चौथा घर जो है, हाँ, तो बच्चे को जैसे चौथा घर मदर का है। चौथा घर से हम घर भी देखते हैं, अपना हाउस। हाँ। तो उस घर में अगर मरकरी है या उस घर का स्वामी मरकरी के साथ है या दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, तो आपके घर के बगल में प्लेग्राउंड होगा, क्योंकि मरकरी अपना इफेक्ट देगा वहाँ पे ना। वो बच्चे के लिए कुछ फैसिलिटी देगा या पार्क देगा जहाँ पे छोटे बच्चे आके खेलते हैं। तो मरकरी जो था बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन मरकरी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। जुपिटर के पास क्या बहुत एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से उसको बहुत विजडम मिला है। तो इसलिए मरकरी को हमेशा कोई चाहिए कि उसके साथ रहे, उसको गाइड करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो बचपना में आकर कुछ भी कर सकता है। तो मरकरी का नेचर ऐसा है। इसलिए चार्ट में मरकरी का अकेले होना अच्छा नहीं है। जब मरकरी के साथ कोई ग्रह है तो ज़्यादा अच्छा है। तो मरकरी क्या है, ना वो सौम्य ग्रह में माना जाता है ना क्रूर ग्रह में माना जाता है। वो जिसके साथ बैठता है उस नेचर का हो जाता है। मरकरी अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ तो उसका भी नेचर क्रूर हो जाता है। मरकरी अगर सौम्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है, बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है, तो उसका भी नेचर बेनिफिक हो जाता है।
तो मरकरी अगर वेनस के साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब बेनिफिक प्लानट है। मरकरी अगर मार्स के साथ बैठा है, सैटर्न, राहु, केतु, इन लोगों के साथ बैठा है तो ये सब मैलिफिक प्लानट है। तो मरकरी भी बहुत खराब इफेक्ट देता है। खासकर अगर मार्स के साथ बैठा है तो देखिए, मरकरी क्या है, बच्चा है, और मार्स क्या है, आर्मी कमांडर है ना? एक बच्चे को एक आर्मी कमांडर के साथ रहना मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है ना? क्योंकि आर्मी कमांडर बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत रूल्स रेगुलेशन पे चलता है। टर्न टू लेफ्ट टर्न 1 2 श्या। मरकरी बच्चे से ये हो क्या रहा है भाई? तो मार्स के साथ जब भी मरकरी रहता है, मरकरी पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, और उसका कम्युनिकेशन भी ऐसा हो जाता है उस आदमी का कमांड, क्योंकि मरकरी जो है वो तीसरा घर को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी को। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक होता है, जिसके कारण आप किस तरह बोलते हैं, क्या सोचते हैं बोलने के पहले, वो सब चीज़ का कारक मरकरी होता है। और जब मार्स मरकरी के साथ होता है तो उसका कम्युनिकेशन भी वैसा हो जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला कम्युनिकेशन। मरकरी जब केतु के साथ होगा तो ऐसा आदमी बोलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो रुक रुक के बोलेगा, या बोलते हैं स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम, हाँ, हकलाने वाला प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम होता है अगर मरकरी केतु के साथ हो तो। मरकरी जो है डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को रिप्रेजेंट करता है, ऑटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जो भी बीमारी है वो मरकरी के कारण होता है। अब देखो कि मरकरी किसी का बैड है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, या फिर उसको अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, या उसके स्किन का कुछ प्रॉब्लम होगा। ये सब प्रॉब्लम मरकरी के कारण होता है। और मरकरी और किसी केस में मरकरी और जुपिटर दोनों ही डिबिलिएटेड है, दोनों ही कमजोर रहते हैं। ऐसे बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है। ऑटिज्म मतलब जिनको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो मानसिक रूप से क्या बोलेंगे, संतुलित नहीं है, यानी हाँ, मेंटल इनस्टेबिलिटी, या एग्जैक्ट बोलेंगे कि उनका कुछ तरीका अलग ही होता है सोचने का। हाँ, उनका अब देखोगे ऐसे बहुत सारे बच्चे, या फिर आपने वो मूवी देखी तारे जमी पे, हाँ, उसमें देखो वो एक स्कूल होता है जिसपे सब बच्चे उस टाइप के होते हैं ना। कोई बार बार केवल हंसता है, या कोई कुछ ऐसे अजीब अजीब तरह से हरकतें करते हैं। तो ऐसे जिनको एक बीमारी है एक्चुअली, या इसको ऑटिज्म का शिकार बोलते हैं। तो जिनका मरकरी और जुपिटर, मैंने अब देखोगे ये अब चार्ट पढ़ने के बाद आप देखोगे कितने चार्ट में ये चीज़ मिलेंगे आपको पहली बार पता चलेगा दुनिया में इतने लोग ऑटिज्म से ग्रसित हैं। एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उनके मरकरी और जुपिटर डिबिलेटेड होते हैं। जिस भी चार्ट में देखो, आप देखोगे उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। कौन से घर में? किसी भी घर में। ये कारक होते हैं ना, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक होता है, जुपिटर विजडम का कारक होता है, और दोनों ही डिबिलेटेड हो गया, यानी कि उसको फिर हर चीज़ सोचने समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके तौर तरीके फिर अलग हो जाते हैं। वो दुनिया के जिस डायरेक्शन में चल रहा है उससे अपने आप को अलग अलग सोचने लगता है, इस टाइप से। मरकरी जो है आपका पेपर वर्क भी दिखाता है। जो तीसरा जो घर है वो कम्युनिकेशन का घर है, आपके पेपर वर्क का घर है, आपके सिबलिंग्स का घर है। किसी का मरकरी खराब होगा तो उसके सिबलिंग्स के भी हालत खराब होंगे, उसका पेपर वर्क खराब होगा कहीं पे तो उसका कागज चुगज फंस जाएगा। जब भी कुछ नया गाड़ी लिया उसका कागज बनवाना, ज़मीन का कागज बनवाना, किसी भी चीज़ का कागज, वो पूरी नहीं हो पाएगा, कहीं पे जाके फंसा रहेगा। मरकरी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, क्योंकि आप कैसे बोलते हो, पहले बोलने के पहले आप अपने माइंड में उसका फ्रेम करते हो। तो ये जो हर चीज़ें पहले बाहर निकलने के पहले आपके माइंड में उसका एक रूप रचना होती है।
तो वो मरकरी डिसाइड करता है, इसलिए मरकरी कम्युनिकेशन का कारक होता है। ऐसा बोला जाता है अगर 7th हाउस में मरकरी है और वो किसी मैलिफिक इन्फ्लुएंस के अंडर है, या फिर उसको बोलिए सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, ऐसे ग्रहों के साथ है, तो ऐसा बोला जाता है कि वाइफ जो है, वाइफ ही आपकी शत्रु हो जाती है, वाइफ ही आपसे शत्रुता रखती है। और ये प्रिंसिपल जो है वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं 7वें घर में। जैसे मान लीजिए मरकरी 4th घर में और किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ है, तो जो आपके हाउसेस है, प्रॉपर्टी है ना, उसके कारण आपके झगड़े होंगे, या आपके माँ से आपके झगड़े होंगे, माँ से नहीं बनेगी, या घर में प्रॉपर्टी के कारण झगड़े होंगे, ये सब चीज़। जहाँ पे भी मरकरी रहेगा किसी मैलिफिक में, वहाँ पे वो झगड़े करेगा उस घर से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड। मरकरी जो है आपका नेगोशिएशन है, आप बार्गेनिंग करते हो, आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसके लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होता है नेगोशिएशन करने के लिए। कोई बोलता है कि ना ये 500 का, तो आप बोलते हैं ये तो हमारे यहाँ 150-200 में मिलता है ना फिर वो बोलेगा 150-200 में कहीं नहीं मिलता है, फिर बोलेंगे 150-200 में, लेकिन 200 तक तो मैं खरीदा हूँ इसको, ऐसे करके। तो आप एक नेगोशिएशन करते हो ना। या फिर आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब सब्जी खरीदने के बाद बोलते हो धनिया पत्ता फ्री में दे दीजिए ना, इतना सब्जी लिया आपसे। तो एक तरीका होता है नेगोशिएशन करने का। तो जिनके मरकरी अच्छा होते हैं वो अच्छा नेगोशिएशन कर पाते हैं, जिनके मरकरी खराब होते हैं वो एकदम नेगोशिएशन नहीं कर पाते। अब देखोगे ऐसे लोग सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं होता है ना, जो रेट लिखा रहता है वही। ऐसे लोग डरते हैं नेगोशिएशन करने के लिए, जितना बोलेगा हाँ ठीक है, तो उनको डर लगता है कि बाहर चीट हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। तो हम ये कैसे पता करें कि वो अच्छा ही कहाँ मरकरी अच्छा ही हाउस से पता करें कि किस हाउस में? हाँ, वो जहाँ पे जिस राशि में बैठा हुआ है, अब आप देखो उस राशि में वो मरकरी का कैसा बिहेवियर होता है। जैसे मैंने बताया, हाँ जैसे हाँ डिविलेटेड है, एक्सॉल्टेड है, एक ये तरीका हुआ देखने का। दूसरा देखो कि उस पर किस किस ग्रह का नज़र पड़ रहा है ना। अच्छे ग्रह सबका नज़र पड़ रहा है तो वो अच्छा स्थिति में, खराब ग्रह का नज़र पड़ रहा है तो वो खराब है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अच्छे बच्चे के साथ जो रह रहा है इसका मतलब वो भी अच्छा बच्चा है अभी। खराब बच्चे के साथ रह रहा है मतलब कि खराब बच्चे के साथ इसको इंटरेस्टेड रहने का मतलब ये भी कुछ खराब है अभी। या फिर वो जिसके साथ बैठा है वो भी अपना इफेक्ट डालता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और जिस घर में बैठा है वो, हर घर में भी उसका बल होता है। इस घर में ज़्यादा बलवान है, इस घर में ज़्यादा कमज़ोर है, घर का भी बल होता है। ऐसे बहुत सारे तरीका होता है। जैसे मैंने बताया था, एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आप जब चार्ट देखोगे, ये आपका बेसिक चार्ट होता है। बेसिक के जस्ट बगल में देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे देखना है स्ट्रेंथ, तो आप इधर से भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ में आप नीचे की तरफ आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो बार ग्राफ लिखा हुआ है, उसके बगल में अदर स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। ये अदर स्ट्रेंथ पे क्लिक करोगे तो ऊपर में देखो सारे प्लैनेट के नाम आ रहे हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है देखने का। उसके बगल में देखो ये सडबल लिखा हुआ है। तो सडबल में देखो सबका कुछ नंबर दिया हुआ। जैसे देखो यहाँ वेनस बहुत अच्छा है क्योंकि 516 अंक मिले, लेकिन सैटर्न बहुत ही कमजोर है, 321 अंक मिले। तो जो भी ग्रह 300 से कम है वो ग्रह बहुत कमजोर है एक्चुअली। ऐसे आप आगे जाओगे तो बहुत सारे योगा आप पढ़ोगे ना, बुध आदित्य योग, ऐसे करके राजयोग, ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं। पाषाण योग, आदि योग ना, गज केसरी योग, त्रिभंग योग, पाषाण योग, काल सर्प योग, ऐसे करके बहुत सारे योग बनते हैं। तो कोई भी योग को फलित होने के लिए उस
जिस ग्रह के साथ वो योग बन रहा है उस ग्रह का स्ट्रेंथ एटलीस्ट 450 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो योग फलित होगा। इवन आपके राशि में वो योग बन रहा है लेकिन ग्रह बहुत कमज़ोर है तो वो योग राजयोग कभी फलित नहीं होगा। और आपके सन और मून बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सन और मून बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपके राशि के। सन जो है आपका आत्मकारक होता है और जो मून है वो माइंड का कारक होता है। तो ये दोनों बहुत, तो कोई भी राजयोग बिना सन और मून के फलित नहीं होंगे, चाहे कितने बड़े बड़े राजयोग क्यों ना बने आपके चार्ट में। इसलिए बोला जाता है कि अपने सन को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। इसलिए कोई लोग देखोगे सन को, आप हमारी परंपरा में चले पहले कि हर लोग ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, हर लोग को ही करना चाहिए। जब भी आप सुबह सन को देखो, उनको प्रणाम करो, उनको जल देते थे लोग, है ना, अर्घ, जल का अर्घ देते थे। जब आप सूर्य देवता को अर्घ देते हो तो आपका सन को बहुत एनर्जी मिलता है। सन बहुत पावरफुल होता है आपके चार्ट में। तो इसलिए सन और मून को स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये जो चीज़ है सन को जल देने वाला, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आप करोगे तो बहुत 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 इफेक्ट इसका दिखेगा। सन बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, आपका सारा योग सब फलित होना चालू होंगे ऐसे करके। तो ऐसे आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देख सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे हर घर का स्ट्रेंथ देख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लैनेट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे राइट क्लिक आप करिए, ठीक है। वहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे भाव बलज लिखा हुआ है, भाव बलज, इस पर क्लिक करिए। यहाँ देखिए हर घर का स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये 1 से 12 तक घर है। जो घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो घर में जल्दी से आपको फल मिलेगा। और जो कमज़ोर है, जिसको कुछ है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत कम होगी, वहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगी आपको। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये छठा घर होता है, ठीक। छठा घर सर्वेंट का होता है। छठा घर से डेली वर्क का हम लोग देखते हैं, है ना। और ये 12 घर होता है। 12 घर एग्जिट का घर होता है, इंडिपेंडेंस का घर होता है। आप वहाँ पे काम नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हो। कोई आदमी आपसे पूछने आया कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, मैं डुअल माइंड में हूँ, क्या करना मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। तो आप उसका ये दोनों घर देखो, छठा घर देखो, 12वां घर देखो, कौन घर ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर छठा घर स्ट्रांग है यानी कि उसको सर्विस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। क्योंकि नौकरी करने के लिए आप किसी के अंडर में रह के नौकरी करते हो, है ना। आप अगर 12वां घर है तो उसका बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर पाएगा, वो फिर बिजनेस कर पाएगा। वो सोचेगा कि हमको कैसे बनाना है चीज़ें, ऐसे। तो इस तरह से भाव बल देख के आप बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो ना। आप ये सब चीज़ देखते हो, सब चीज़ देख के आपको भले ये सब चीज़ देख के एनालाइज करने में 2 घंटा लगे, लेकिन आप एनालाइज करो, क्योंकि दैट 2 घंटा देना बहुत वर्थ है। वो 2 घंटा बैठ के आप एक ही प्रेडिक्शन दो, लेकिन वो 2 घंटा जब एनालाइज करोगे, जो प्रेडिक्शन आप दोगे एकदम शॉर्ट प्रेडिक्शन होगा। हड़बड़ी में जस्ट देखिए और ऐसे नहीं करना, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रेडिक्शन करते समय ना। सिर्फ योग बन गया तो सीधे बोल दे कि हाँ तुम्हारा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। योग बन रहा है, योग फलित होगा क्या, वो देखो। किस घर में बना है वो देखो, चंद्रमा और सूर्य का पोजीशन देखो ना, हर चीज़ का उसका स्ट्रेंथ देखो। ये सब चीज़ देख के फिर प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक। ओके, जहाँ पे भी मरकरी के हाउसेस होते हैं, स्पेशली जेमिनी, जिस भी घर में जेमिनी होगा वहाँ पे आप किसी दूसरे की नहीं सुनोगे। क्योंकि मरकरी हैज़ ऑल नॉलेज, मरकरी के पास सारी नॉलेज होते हैं। तो उसको कोई जैसे उस घर के बारे में बोलने जाता है तो बोलता है मैं तो खुद जानता हूँ, इस घर में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है ना, तुम क्या मेरे को सिखाओगे हमको कैसे क्या करना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपका जेमिनी साइन है उस घर में आप किसी दूसरे की नहीं सुनोगे। लाइक फॉर टॉरस असेंडेंट वाले कभी भी उनके फैमिली के बारे में बोलोगे
इसके बारे में बोलोगे वे नहीं सुनेंगे आपके। उनको सब पता रहता है मेरे फैमिली में कौन क्या है कैसे। कैंसर एसेंडेंट वाले को कभी भी एक्सपेंसेस के बारे में उनको बोलोगे तो बोलोगे तुम मेरे को खुद पता है कि इधर कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। क्योंकि कैंसर एसेंडेंट वाले का जर्नी कहाँ पे आएगा, 12वें घर में आएगा, तो उनको सब कुछ पता रहता है ना किधर कितना एक्सपेंडिचर करना है। लियो एसेंडेंट वाले उनको कैसे प्रॉफिट लाना है, कैसे गेंस लाना है, उसके बारे में आपसे राय नहीं लेंगे। बोलेंगे हमको पता है कौन सा स्कीम कैसे डालना है ना, और कैसे इससे प्रॉफिट निकालना है ना। वो किसी से पूछेंगे नहीं, कोई बोलेगा भी तो वो सुनते नहीं, उनको सब पता होता है। वर्गो एसेंडेंट वाले उनको आप उनके काम के बारे में बताओ कि ना ये अच्छा नहीं है, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। डिलीवर, हाँ, नॉट डिलीवर, प्रोफेशन के बारे में। हाँ, वो कभी नहीं सुनेंगे आपकी। बोलेंगे कि मैंने सारे ऑप्शन ट्राई कर ली और मैं सब कुछ जानता हूँ ना, मेरे को आगे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है ना, मेरे को ऑनर्स करना है या क्या करना है, ऐसे। लिब्रा एसेंडेंट वाले, उनको धर्म के बारे में आप कभी नहीं बता सकते ना। उनको बोलोगे कि आज दीपावली है, आज लक्ष्मी गणेश पूजन है, बोले तुम शांत रहो, हमको पता है दीपावली के दिन कैसे क्या करना होता है, तुम लोग खाली ठगा जाते हो, ऐसे कर। तो दे कैन नॉट लिसन एनीथिंग अबाउट धर्म, रिलीजन। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले उनको आप हेल्थ के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में कभी नहीं सुनेंगे। उनको खुद पता होता है कि मेरे को अपना हेल्थ कैसे अच्छा रखना है, मेरे को अपना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा पॉलिसी में लगाना है पैसा, वो सब के बारे में नहीं सुनेंगे। सैगिटेरियस एसेंडेंट वाले अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में कभी नहीं सुनेंगे। कैप्रिकॉर्न वाले अपने डेली वर्क के बारे में, अपने बीमारी के बारे में, शत्रु के बारे में, रोग के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में नहीं सुनेंगे। वो ऐसे देखोगे ऐसे लोग को कब कहाँ पे लोन लेना है, ऋण का भी घर होता है, वो बोलेंगे कि मुझे मत सिखाओ मुझे लोन लेना है कि नहीं, मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन लेना है या फिर पर्सनल कार के लिए लोन लेना है, होम के लिए लोन लेना है, क्या चीज़ के लिए वो मुझे पता है। फिर कैप्रिकॉर्न हो गया ना, कौन बचा? हाँ, एक्वेरियस एसेंडेंट के बारे में, उनको अगर उनके चाइल्ड के बारे में कुछ बोल दो तब देखो वो हमेशा चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, मेरा चाइल्ड ऐसा है ना। पीसेस वाले उनके घर के बारे में आप उनसे पूछें, उनके घर के बारे में उनको सब कुछ पता होता है, उनके माँ के बारे में उनको सब कुछ पता होता है। एरीज वाले बोलते हैं कि हमको नेवर्स के बारे में उनको सब कुछ पता होता है, उनको कम्युनिकेशन बहुत, कैसे किसी को कोई चीज़ बोलना है वो बहुत ही दक्ष होते हैं उस चीज़ बोलने के लिए। जेमिनी साइन कम्युनिकेशन का है और वो तीसरे हाउस में पड़ा है, तीसरा जो हाउस है वो भी कम्युनिकेशन का होता है। तो ऐसे होते हैं। मरकरी के साथ जो ग्रह होते हैं, मान लीजिए मरकरी के साथ सैटर्न, तो वो आदमी बहुत स्लोली बोलेगा। सैटर्न क्या है? स्लो मूविंग प्लैनेट है। मरकरी के साथ अगर राहु ऐसा प्लैनेट है जो सब कुछ आउट ऑफ बॉक्स करता है, बहुत ऑब्सेसिव प्लैनेट है, उसको हर चीज़ फिर से मैं बताता है कि मिरर की तरह है, वो कभी भी छोटे चीज़ में सेटल नहीं होता, वो एक राजा की तरह, राहु जो था राक्षसों का राजा। तो राहु अगर मरकरी के साथ होता है ना, तो वो ऐसे आइडिया देता है जो रूल्स के खिलाफ हो, वो जो होता है ना, नियम को तोड़ के जो चीज़ करना है वही चीज़ वो करेगा। जैसे आप उसको बताओगे कि क्लास के समय सबको क्लास में रहना है, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरा दिमाग लगा के निकाले कि क्लास में कैसे बंक मार सकते हैं और कैसे जाके आम तोड़ के खा सकते हैं। उसको वैसे चीज़ें करने में, क्लास से बंक मार के वो एक बकेट अमरूद तोड़ के रखेगा
ना। और फिर जब बच्चे जाएंगे तो तुम तो क्लास करते ना, करो क्लास, देखो हम तो अमृत खा रहे थे। तो ऐसा है, राहु प्लैनेट इज लाइक दैट। तो राहु अगर मरकरी के साथ होता है तो सम एकदम आउट ऑफ बॉक्स आइडिया देता है। ऐसे लोग देखोगे एकदम अचानक कुछ ऐसा रिप्लाई देंगे ना आपको जो आप सोच नहीं सकते हो। एक मेरे टीचर है, उनका एक छोटा सा बेटा है, उसका मरकरी और राहु एक साथ है 9वें घर में। जब भी कुछ ऐसा बात होता है ना, मतलब कि अच्छा थोड़ा बच्चा है तो नटखट है, लेकिन ऐसा चीज़ें बोलेगा ना कि एकदम आप अवाक रह जाओगे ना, यार मतलब कि ऐसा भी बोल सकते कि छोटा सा बच्चा है ना। ऐसा सोचना। तो ये राहु केतु के साथ रहेगा तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम होगा। सॉरी, मरकरी अगर केतु के साथ रहेगा तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम होगा। मरकरी सन के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि सन एक डिसिप्लिन प्लांट है, उसको डिसिप्लिन में करके रखता है। छोटे बच्चे को सन एक पिता का भी कारक होता है, तो बच्चे पिता के साथ एकदम सावधानी से रहते हैं। जो सन जो होता है, सन मरकरी जो होता है वो आपके स्किल सेट को दिखाता है। मरकरी तीसरा घर का कारक होता है, तो आपके स्किल सेट आपके सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा घर आपके सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। आपका हैंड, आर्म्स, जेमिनी। तो आप देखोगे जिसका भी तीसरा घर अच्छा है, जेमिनी अच्छा है, वो बहुत अच्छा ड्राइविंग करेगा, या फिर बहुत अच्छा उसका जो हैंड रिलेटेड जो भी स्किल्स है, उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा, या आर्ट बहुत अच्छा करता होगा, या ड्राइविंग बहुत अच्छा करता होगा। हैंड स्किल्स उसके बहुत अच्छे होंगे। और खासकर जब वो सन के साथ होता है तो सन उसको बहुत डिसिप्लिन में रखता है इन सब चीज़ों के लिए। तो सन का जब हिट मिलता है इसको तो बहुत अच्छा होता है, मरकरी और सन एक साथ रहना चार्ट में। और ये अच्छा होने से आदमी बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। सन क्या होता है, आत्मा का कारक होता है, वो सोल रियलाइजेशन देता है, वो सोल के लेवल पर होता है। अब देखोगे बहुत सारे जो डिवोटी होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग अध्यात्म के बारे में प्रीच करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रीच करते हैं। ये जेमिनी आपका इंटरेस्ट और हॉबी भी दिखाता है। जहाँ पे भी आपका जेमिनी हो, तीसरा घर से हम लोग इंटरेस्ट और हॉबी भी देखते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपका हॉबी होगा, उस चीज़ से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा रखते होंगे। तो आगे हम कल और भी चर्चा करेंगे, अभी तो टाइम हो गया है, बहुत बाकी अभी मरकरी के बारे में, जेमिनी के बारे में। हमने आज देखा गौतम बुद्ध का कहानी देखा, फिर मरकरी का जन्म कैसे हुआ वो देखा, उससे क्या क्या प्रेडिक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो क्या क्या चीज़ें देता है, किसके साथ रहता है तो कैसा कम्युनिकेशन होता है, ये सब चीज़ें देखा। आगे और भी बहुत कुछ है, चर्चा करेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।